15 अप्रैल 1912 की सुबह करीब 12:15 पे एक जहाज ने अपने आसपास की सभी जहाजों को एक डिस्ट्रेस कॉल ट्रांसमिट की, जो थी CQD डे MGY, पोजीशन 41.44 नॉर्थ 50.24 वेस्ट। यहाँ पर CQD का मतलब होता है ऑल डिस्ट्रेस स्टेशंस, DE का मतलब होता है दिस इज माई, और MGY उस शिप का आइडेंटिफिकेशन कॉल साइन है। और अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को मैप पे प्लॉट करें तो वो कुछ इस जगह पर पाया जाता है। नाउ अनफॉर्चुनेटली जब ये सिग्नल ट्रांसमिट किया गया था तब इसे रिसीव तो कई सारे शिप्स द्वारा किया गया, लेकिन कोई भी इस शिप के इतने पास नहीं था कि समय पे वहां के पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच सके। करीब 12:25 AM पे यही डिस्ट्रेस सिग्नल पास मौजूद शिप RMS कारपैथिया को मिला, जो सिग्नल मिलते ही सिग्नल की डायरेक्शन में जाने लगी, जो पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली कारपैथिया से 107 किलोमीटर दूर था। बट अनफॉर्चुनेटली जब तक कारपैथिया वहां पर पहुंची तब तक सुबह के 3:30 हो चुके थे और शिप को डूबे हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। लाइफ बोट्स में मौजूद 705 लोगों को बचाने में तो कारपैथिया सफल हो गई, लेकिन बाकी के 1570 लोग उस त्रासदी में मारे गए। हालांकि जहां एक तरफ लोग इस हादसे का दुख मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक्सप्लोरर्स के बीच एक नई रेस शुरू हो गई थी, और वो थी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे सेंसेशनल शिप टाइटैनिक के मलबे को खोजने की। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये रेस किसी भी रेस से काफी इंटरेस्टिंग और इतनी थ्रिलर थी ना कि इस पे आराम से एक तगड़ी मूवी बन सकती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम चलने वाले हैं एक सफर पे जहां हम ये पता लगाएंगे कि आखिर टाइटैनिक के मलबे को कैसे खोजा गया था। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। टाइटैनिक एक ऐसे समय में डूबी थी जब अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन चलना तो छोड़ो, रेंगने की स्टेज में भी नहीं था, और लोगों ने उसे ऊपर लाने की बहुत से कोशिश की, या यूं कहे कि सिर्फ प्लान्स बनाए जिनमें से कुछ बहुत ही रिडिकुलस थे। किसी ने कहा कि हम टाइटैनिक में बलून्स अटैच कर देते हैं जिससे कि वो ऊपर आएगा, तो किसी ने कहा कि हम डाइवर्स को नीचे भेज के विक्टिम्स की बॉडीज ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ रईस फैमिलीज जैसे कि गगनहाइम्स, एस्ट्रोस और वाइडनर्स अपनी फैमिली के शवों को ऊपर लाने के लिए अच्छा खासा पैसा लगाने को तैयार थे। नाउ एक्सट्रीम प्रेशर और इम्प्रैक्टिकलिटी की वजह से ये आइडियाज स्क्रैप कर दिया गया और टाइटैनिक गहरे समुद्र में कहां खो गई किसी को भी पता नहीं चला। इससे पहले कि और आइडियाज आगे आते, साल 1914 में छिड़ गया पहला विश्व युद्ध, जिसके बाद अगले 40 साल में इंसानों ने देखा 2 विध्वंसक विश्व युद्ध, 6 रेसेशंस और 2 इकोनॉमिक डिप्रेशंस, जिसमें लोगों के पास जब खाने के लिए खाना और करने के लिए काम नहीं था ना, तो टाइटैनिक क्या ही ढूंढते। हालांकि समय सभी चीजों को हील कर देता है। स्थितियां वापस से सुधरी और जुलाई 1953 में रिडसन बीजली लिमिटेड, जिस कंपनी का काम ही मरीन सैल्वेज था, मतलब कि समुद्र में डूबे हुए जहाजों और रेक्स को ढूंढने निकलना, उन्होंने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने का पहला सीरियस अटेम्प्ट किया, जिसमें सबसे पहला चैलेंज था टाइटैनिक कहां डूबा है उसका पता लगाना। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि उसमें क्या ही बड़ी बात है, जो जगह उसकी लास्ट लोकेशन थी उसी पॉइंट पर तो टाइटैनिक का मलबा होगा। बट यही तो अंडर वाटर एक्सपीडिशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो, जब भी कोई चीज समुद्र में नीचे जाती है ना, तो धीरे धीरे सारे ओशियन करंट्स, वाटर फ्लो डायरेक्शन और ऐसे कई सारे फैक्टर्स उस मलबे को पता नहीं कितने किलोमीटर दूर तक लेकर जा सकते हैं, और इस चीज का आइडिया कोई भी लगा नहीं सकता। और इसी मलबे को प्लॉट करने के लिए 1953 में रिडसन बीजली लिमिटेड ने कई सारे अंडर वाटर एक्सप्लोजिव्स छोड़े और फिर सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से एनोमलीज ढूंढने की कोशिश करने लगे। अब वैसे तो सभी को सोनार के बारे में पता ही होगा, लेकिन स्टिल इसे एक बार समझ लेते हैं। इसके जरिए पहले समुद्र के नीचे साउंड वेव्स को रिलीज किया जाता है और फिर एक डिवाइस से उन आवाजों की रीडिंग्स ली जाती है। साउंड वेव्स ना नीचे जाकर समुद्र के तल से टकराकर वापस आती है, लेकिन यहीं पर अगर कोई जगह समुद्र में ऊंची होगी तो उससे टकराने वाली वेव्स डिवाइस तक पहले ही पहुंच जाएगी, जबकि वही जो एरिया नीचे होगा ना, उसकी वेव्स बाद में पहुंचेगी। इसी तरह से समुद्र के नीचे जो एरियाज ऊंचे पाए जाते हैं उन्हें एनोमली
एनोमलीज कहा जाता है और इनका मतलब होता है कि वहां पे कोई नेचुरल या फिर मैन मेड ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल सी बेड के लेवल से ऊपर उठी हुई है और फिर उस एनोमली की इमेजरी क्रिएट की जाती है और उस इमेजरी के आधार पे ये पता लगाया जाता है कि नीचे आखिर क्या मौजूद है। अगर एविडेंसेस स्ट्रांग होते हैं तो फर्दर एक्सप्लोरेशन की जाती है। उन्होंने साल 1953 में जब इस तकनीक का इस्तेमाल किया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद वो अगले साल फिर से इस उम्मीद में यहाँ पर आए और आसपास के एरिया को ढूंढने का प्रयास किया, पर इन दोनों ही बार उन्हें नाकामयाबी का सामना करना पड़ा और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब दोस्तों करीब 2 दशकों तक इस सेक्टर में कुछ मेजर नहीं हुआ, लेकिन फिर आया 70 का दशक और इस दशक में वो हुआ कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कोई इतना डम्ब कैसे हो सकता है। एक शख्स ने कहा कि वो 1,80,000 टन मोल्टेन वैक्स या फिर वैसलीन को टाइटैनिक के अंदर पंप करेंगे जिससे कि वो फ्लोट होकर ऊपर वापस आ जाए। बट दिस इज नॉट द डम्बेस्ट वन। एक और प्रपोजल ये आया कि हम टाइटैनिक के मलबे के अंदर पिंग पोंग बॉल्स भर देंगे, मगर दोनों महानुभावों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि समुद्र के एक्सट्रीम प्रेशर में ये सब नीचे पहुंचाएंगे कैसे। हालांकि देखो 70 के दशक में आने वाला हर एक आइडिया बेकार नहीं था, क्योंकि इसी बीच वुड्स होल ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर रॉबर्ट बैलार्ड, जो पहले नेवी में काम कर चुके थे, उनका फोकस टाइटैनिक के रेकेज को खोजने में आ गया और ये फोकस कब जुनून में बदल गया पता ही नहीं चला। 1973 में उन्होंने एक शानदार टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में यूएस नेवी को असिस्ट किया। उन्होंने एक ऐसी छोटी सी सबमरीन डेवलप की जिसमें लाइटिंग, कैमराज और मैनिपुलेटर आर्म्स तो थे ही थे, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह थी कि सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए अंदर किसी का भी फिजिकली बैठना कंपलसरी नहीं था, बल्कि उसको ऊपर मौजूद शिप से रस्सी से बांधकर रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता था। बालार्ड ने इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी, एज वो इस तरह सिर्फ सोनार के सहारे नहीं बल्कि कैमरास के थ्रू वेरीफाई कर सकते थे कि नीचे टाइटैनिक का मलबा है या फिर कुछ और है। 4 साल तक डेवलपमेंट के बाद साल 1977 में टाइटैनिक का मलबा खोजने के लिए इसे पहले एक्सपीडिशन के लिए एल्कोवा सी प्रोब नाम की शिप के नीचे बांधा गया। बट अनफॉर्चुनेटली इससे पहले की शिप पोर्ट से भी निकलती सबमर्सिबल में जिस ड्रिल पाइप के थ्रू सोनार इक्विपमेंट्स और कैमरास अटैच थे ना, वो ड्रिल पाइप ही टूट गया, जिससे सारे इक्विपमेंट समुद्र की गहराई में समा गए और पूरा मिशन कभी शुरू ही नहीं हो पाया। और यहाँ पर एक अच्छा प्लान बैड लक की वजह से पूरी तरह खराब हो गया। अब बैलार्ड के पास इंटरेस्ट और दिमाग तो बहुत था, पर पैसे नहीं थे। लेकिन एक आदमी था जिसके पास पैसे और इंटरेस्ट बहुत था, लेकिन दिमाग नहीं था। टेक्सास के ऑयल टाइकून जैक ग्रिम, जिनके पास अंधा पैसा था, जिसे उन्होंने बहुत से वियर्ड रिसर्चेस को फंड करने में लगाया था। पर आखिर वो रिसर्चेस वियर्ड क्यों थे? वेल, इन्होंने नोआज आर्क यानी कि वो बोट जिसे नोआ ने भगवान की बाढ़ से खुद की और पशु पक्षियों की जान बचाई थी, उसे ढूंढने के लिए, बिग फुट को ढूंढने के लिए और यहाँ तक कि लोचनेस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए अंधा पैसा खर्च किया था, जो कि ऑब्वियसली फेल हो गए। ये इतने बड़े कॉन्स्पिरेसी थियरी में मानने वाले थे ना कि इन्होंने एक ऐसी स्टडी को फंड किया जिसमें वैज्ञानिक नॉर्थ पोल में एक बड़े से होल को ढूंढने के लिए गए थे, क्योंकि उस समय हॉलो अर्थ थियरी बहुत चल रही थी। वही थियरी जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि धरती अंदर से बिल्कुल खोखली है, जो कि ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन जब तक आपके पास पैसे हैं, Who cares? इसी नेचर के चलते उनका ध्यान अब की बार गया टाइटैनिक की तरफ और उन्होंने सोचा इसके मलबे को खोजने की, जिसके इक्विपमेंट्स, परमिट वगैरह में ऑब्वियसली बहुत सारे झंझट और पैसे लगते। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में $3,30,000 डोनेट किए और बदले में वाइड स्वीप सोनार, जिसकी रेंज नॉर्मल सोनार से काफी ज्यादा थी, और आगे आने वाले 5 सालों के लिए मन चाहे इक्विपमेंट्स का यूज करने और उसके साथ टेक्नीशियंस के फ्री सर्विस सपोर्ट की मांग की, और साथ में कुछ रिसर्चर्स की एज ए कंसल्टेंट भी। अब इतना पैसा किसी को भी डोनेट करोगे तो वो क्यों नहीं मानेंगे। जैक ग्रिम को अनकंडीशनली सब कुछ दे दिया गया और 1980 में वो अपनी यात्रा में निकलने ही वाले थे कि तभी फिर एक अजीब घटना घटी। ग्रिम अपने साथ एक बंदर को ले आए और उन्होंने उस बंदर के सामने एक मैप रखते हुए कहा कि ये बंदर जहां भी उंगली रखेगा टाइटैनिक का मलबा वहीं पर होगा। ग्रिम अपने सफर में बंदर को ले जाने पे अड़े थे, वो भी इतना ज्यादा कि जब वैज्ञानिकों
वैज्ञानिकों ने उनके और बंदर के बीच में ग्रिम से चुनने के लिए कहा तो ग्रिम वैज्ञानिकों को छोड़कर बंदर को ही ले जाने के लिए मान गए। अब देखो समझा बुझा के उन्हें बाद में कन्विंस कर लिया गया, लेकिन यहाँ पर आप उनकी माइंडसेट देखिए। अपने पहले एक्सपीडिशन पे वो निकले जुलाई 1980s में, बट अनफॉर्चुनेटली 3 हफ्तों तक चलने वाली इस एक्सपीडिशन में मौसम इतना खराब रहा कि कुछ कंक्लूसिव मिल ही नहीं पाया और उनका पहला एक्सपीडिशन फेल हो गया। हालांकि इस एक्सपीडिशन में उनको जो इक्विपमेंट्स मिले थे वो भी कुछ खास नहीं थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने करीब 500 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स के एरिया को सर्वे करते हुए 14 पॉसिबल लोकेशंस को खोजा जहां पर एनोमलीज पाई गई थी। अगली बार फिर वो निकले जून 1981 में सेम टीम के साथ, इस बार बेटर सोनार डिवाइस के साथ और केवल 14 टारगेटेड लोकेशंस को खंगालने के माइंडसेट से। मौसम इस बार भी कुछ खास नहीं था, फिर भी उन्होंने 14 की 14 लोकेशंस को अच्छे से सर्वे कर लिया और ये पता चला कि वो किसी भी शिप का मलबा नहीं है, बल्कि नेचुरल फीचर्स थे जैसे टीले वगैरह हो जो सी बेड में पाए ही जाते हैं। अब अपनी यात्रा के आखिरी दिन वो होपलेस होकर सर्वे पे नजर गड़ाए हुए थे कि तभी रीडिंग्स में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी उम्मीद जगा दी। उनके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एक्सपीडिशन के लास्ट दिन उन्हें एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला था जो टाइटैनिक के प्रोपेलर की तरह लग रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो लौट के आए तो किसी ने भी उनके क्लेम पे विश्वास ही नहीं किया। अब देखो यहाँ पर जो बंदा एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन में बंदर को ले जाने के लिए वैज्ञानिकों को ना ले जाए, उस पे कितना ही यकीन किया जाएगा। जुलाई 1983 में ग्रिम वापस से समुद्र में मलबे को खोजने निकले, पर इस बार भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा, उल्टा उन्हें एक्सपीडिशन को बीच में ही खत्म करके वापिस आना पड़ा। अब देखो ये तो था कहानी का वो हिस्सा जहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिजल्ट्स नहीं यील्ड कर पा रही थी, पर एक कोना ऐसा भी था जहाँ पर पैशन थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ये किस्सा था रॉबर्ट बेलार्ड का। देखो बेलार्ड के पास भले ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं थे, पर उनके पास इसका तगड़ा सब्स्टिट्यूट था और वो थे नेवी से कनेक्शंस। उन्होंने साल 1982 में यूएस नेवी को अप्रोच किया और उन्हें अपने आइडिया आर्गो के बारे में बताया। आर्गो एक ऐसा डीप सी व्हीकल था जो समुद्र की गहराइयों में ऊपर किसी शिप से कोड द्वारा कनेक्ट होकर वहां सोनार और कैमरास की मदद से नीचे का डेटा लाइव कंट्रोल रूम में ट्रांसमिट करता था, जिससे उस डेटा को इमीडिएटली देखा और एनालाइज किया जा सके। रॉबर्ट नेवी को लगातार कन्विंस कर रहे थे कि इससे टाइटैनिक के रेक्स ढूंढने में कितनी आसानी होगी, क्योंकि वो लोग डेटा को यहाँ पर लाइव देख पाएंगे और बारीकियां समझ पाएंगे, जिसमें नेवी को तो कुछ खासा दिलचस्पी नहीं थी, बट उन्हें इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी जरूर थी। दरअसल बात यह थी ना कि सोवियत की 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स यूएसएस स्कॉर्पियन और यूएसएस थ्रेशर 1960s के दौरान में समुद्र में डूब गई थी। अब नेवी को चाहिए था कि वो इन 2 सबमरीन्स को ढूंढे और इनमें मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कंडीशन का पता लगाए, और ये भी पता लगाए कि कहीं उन सबमरीन्स की वजह से कोई रेडियो एक्टिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें ये मिशन करना था बिना सोवियत्स को इस बात की खबर लगे कि वो उन सबमरीन्स को खोज रहे हैं। अब यूएस नेवी को टाइटैनिक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मगर ये मिशन एक परफेक्ट कवर था बिना दुनिया को खबर लगे सीक्रेटली सबमरीन्स को खोजने का। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को इस आर्गो को डेवलप करने की परमिट दी और रिसोर्सेस दिए, सिर्फ एक कंडीशन में कि वो पहले उन दोनों सबमरीन्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनके स्टैट्स को परफेक्टली चेक करने के बाद जो टाइम और रिसोर्सेस बचेंगे उसमें टाइटैनिक को खोजने निकलेंगे। अब डील के अकॉर्डिंग पहले रॉबर्ट ने नेवी वालों के साथ सबमरीन्स को इन्वेस्टिगेट किया, और ये शायद भगवान का इशारा ही था, क्योंकि उन्होंने जब सबमरीन्स के मलबे को देखा तब उन्होंने वहां पर एक चीज नोटिस की। देखो, जब जरूरत से ज्यादा गहराई में सबमरीन्स इम्प्लोड हो गई थी तब उनके डिब्रीज यानी कि छोटे छोटे टुकड़े समुद्र में चारों ओर फैल गए थे, और ये कुछ ऐसे फैले हुए थे कि जब उन छोटे छोटे टुकड़ों का पीछा किया गया तो वो सीधा उन सबमरीन्स तक पहुंच गए। अब अगर वो डायरेक्टली उन सबमरीन्स को खोजने की कोशिश करते तो उन्हें बहुत समय लग जाता, लेकिन उन टुकड़ों का पीछा करते हुए वो यहाँ तक काफी जल्दी पहुंच गए थे। अब यहाँ पर ना उन्होंने ये बात भी नोटिस की कि अभी तक वो लोग डायरेक्टली टाइटैनिक के हल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि गहराई में आने पर टाइटैनिक का भी तो रैकेज इम्प्लोड किया होगा, जिससे कि उसके भी छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ फैल गए होंगे, जिस वजह से इस बार उन्होंने अप्रोच चेंज करने की सोची। इस बार उन्होंने सिर्फ शिप का मेन रैकेज खोजने के बजाय छोटे छोटे टुकड़े खोजने पे भी फोकस किया, और चूंकि वो कैमरे से लाइव फीड देख सकते थे, वो भी बड़े करीबी से, इसलिए वो इन माइन्यूट डिटेल्स को फोकस कर सकते थे।
22 अगस्त 1985 के दिन नेवी का काम खत्म करके वो लोग फाइनली टाइटैनिक खोजने में लग गए। करीब 9 दिनों तक उन्हें कुछ भी नहीं दिखा सिवाय समुद्र की सतह से 2 मील नीचे मौजूद समुद्र के फ्लोर के। लेकिन 1 सितंबर की सुबह उन्हें कुछ अजीब चीजें देखने को मिली। स्मूथ ओशियन सरफेस में उन्हें किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने लगे, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़े ना वैसे वैसे तस्वीर साफ होने लगी। पूरी टीम को जगा दिया गया और सब उस ऐतिहासिक पल के गवाह बने, जहां कुछ देर बाद वो टुकड़े बड़े होने लगे और इवेंचुअली उन्हें एक बॉयलर दिखा जिसकी डायरेक्शन फॉलो करते हुए वो फाइनली पहुंच गए टाइटैनिक के हल पे। और इस तरह 70 साल की मेहनत और सपना एक छोटी सी डेस्टिनी के सीख की वजह से हकीकत में बदल गई। हालांकि जब टाइटैनिक के हल की लोकेशन मिली ना तब बाद में ये पता चला कि ठीक उसी जगह से अपने तीसरे एक्सपीडिशन के दौरान जैक ग्रिम्पी निकले थे और फिर भी वो इसका पता नहीं लगा पाए। अब इसे किस्मत कहे या फिर काबिलियत, ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। लेकिन आज खोजे जाने के इतने सालों बाद भी टाइटैनिक का मलबा ऊपर क्यों नहीं लाया गया? अगर आप इस पे एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा और आपको टाइटैनिक के डूबने के बाद की कहानी जरूर पता चली होगी। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और उन्हें भी बताना कि आखिर टाइटैनिक के डूबने के बाद क्या हुआ था और कैसे इसे खोजा गया था। दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप टाइटैनिक के पहले की कहानी को जरूर सुनो। देखो टाइटैनिक के डूबने के साथ ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी जुड़ी हुई है जिन पे लोग आज भी भरोसा करते हैं और वो बहुत ही वियर्ड थियरीज है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको सही भी लगेंगे। अब इस पूरी कहानी को सुनने के लिए और आखिर टाइटैनिक किस वजह से एक्चुअल में डूबा था और क्या वाकई में टाइटैनिक कभी डूबा भी था या फिर टाइटैनिक की जगह कोई और शिप डूबा था, ये पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।